लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हम ओमेगा ओमेगा यानी कि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, और हम इसके अलावा जो हमने पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसकी कैलकुलेशंस किस तरह कर सकते हैं। हमने आवर एंड ऑफ अ क्लॉक देखा था। हमने इसके अलावा सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक देखा था एक क्वेश्चन के अंदर। फिर हमने अर्थ की रोटेशन के हिसाब से क्वेश्चंस देखे थे। इस चीज़ के अंदर कोई इशू था? टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, या किसी और चीज़ के अंदर स्पेसिफिकली? नहीं भाई। ये बात समझ आ गई थी कि लीनियर मोशन के हम्म। अंदर हम ये टर्म्स यूज़ करते थे, तो यहाँ पे अब हम ये टर्म्स यूज़ करेंगे। डिस्प्लेसमेंट की जगह बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। अब हम इन्हीं चीज़ों को लेके थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे मैथ्स के अंदर हम प्लस माइनस सीखते हैं, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई डिवाइड पे आते हैं, सही है ना? तो अब हमें आज समझो वो मल्टीप्लाई डिवाइड की क्लास पढ़नी है कि हमने जो चीज़ पढ़ी है ये हमारी बेस थी, ये किस तरह से यूज़ होगी। सही है। आज की क्लास बेस्ड है सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर। ओके। सेंट्रीपिटल फोर्स। तुम मुझे बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स सुन के तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हम इसको एफ सी से रिप्रेजेंट करेंगे बाय द वे। क्या आता है भाई सेंट्रीपिटल फोर्स सुन के? आईजीसीएसई की नॉलेज यूज कर लो, एएस में अगर मैंने जिक्र किया हो तो उसको यूज कर लो। फोर्स फ्रॉम सेंटर। फोर्स फ्रॉम सेंटर, मेजॉरिटी बच्चे यही बात बोलेंगे। फोर्स फ्रॉम सेंटर तो नहीं बोलेंगे, फोर्स टूवर्ड सेंटर बोलेंगे। हम्म। मतलब सेंटर की तरफ जाने वाली फोर्स। एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन है तो टूवर्ड सेंटर जो फोर्स लग रही होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। अब सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन बच्चों का ये होता है, इनको ये बात ही नहीं समझ आती कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फिक्स्ड फोर्स नहीं है। मतलब एक नेचर की फोर्स नहीं है ये। डिफरेंट तरह की फोर्सेस इसको रिप्रेजेंट की, मतलब इटसेल्फ इसकी कोई नेचर नहीं है। सही, अगर तुम पूछो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी की वजह से, ऐसी मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स किस वजह से है, तो मैं बता नहीं सकता कि इसकी नेचर क्या है। इसकी नेचर हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। किस तरह, वो मैं अभी बताता हूँ कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। सबसे पहली बात तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? इट इज द नेट फोर्स, कॉपी करते रहो, टूवर्ड्स द सेंटर, द सेंटर। जैसे मैंने अभी एक बात बोली कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है इसकी नेचर क्या है, हम नहीं बता सकते इसकी नेचर क्या है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। वो एग्जाम्पल ये है कि ऑब्जेक्ट टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड whirled अराउंड। मतलब लेट से एक स्ट्रिंग है मेरे पास, उसके ऊपर लेट से एक बॉल अटैच कर दिया, और इसको मैं सर्कुलर मोशन के अंदर अब घुमा रहा हूँ। ठीक है, ये पहले यहाँ थी, फिर यहाँ आएगी, फिर जैसे लेट से यहाँ पे आएगी, फिर लेट से यहाँ पे आएगी। ये सर्कुलर मोशन के अंदर घूम रही है। तुम्हारे मुताबिक यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स पहली बात तो एक्ट किस डायरेक्शन में कर रही है, मुझे ये बात बताओ। टूवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब यहाँ से इस तरह, यहाँ से इस तरह, यहाँ से इस तरह, यहाँ से इस तरह, ऐसा ही है। हम्म। क्या चीज है जो मेरे पास, यहाँ कौन सी फोर्स है जो मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है? क्या मतलब? देखो, मैंने बताया सेंट्रीपिटल फोर्स की कोई इटसेल्फ नेचर नहीं होती। सही है, मैं नहीं हम्म। बोल सकता ग्रेविटी की वजह से या किसी और वजह से। मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सिनारियो टू सिनारियो। मैं इस सिनारियो में, चलो तुम्हें बता देता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं तुमसे पूछना क्या चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे अगर एक स्ट्रिंग है, टेंशन क्या होती है? पहली बात, टेंशन ये होती है एक ओपोजिंग फोर्स। सही है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये सेंटर है मेरा, तो ये बॉल क्या चाह रही है कि ये रोप से अटैच ना रही है, अलग हो जाए, सही है। हम्म। तो टेंशन किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में। और ये रोप क्या चाह रहा है मेरे पास, मतलब ये सेंटर क्या चाह रहा है, ये रोप को इसको पकड़ के रखे, मतलब एज इन इस साइड पे पुल करके रखे। तो हम्म। टेंशन किसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी कि इस तरह। ये इस टेंशन के अंदर, ये इस रोप के अंदर ये टेंशन है, इस स्ट्रिंग के अंदर ये टेंशन है। इसी तरह तुमने जो ये इनवर्ट फोर्स मार्क करी है, जिसको तुमने सेंट्रीपिटल फोर्स का है, कोई और चीज तो नहीं है ना यहाँ पे। एक ही चीज हम्म। मेंशन हुई हुई है, वो टेंशन है, हमें पता है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर क्या होती है, टेंशन। तो ये जो इनवर्ट फोर्स है बेसिकली वो इस बॉल की वजह से लग रही है, ये टेंशन है इस रोप के ऊपर। सही है। तो इधर जो ये इनवर्ट फोर्स है, ये एक्ट कर रही है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स, और मैंने अभी क्या बोला, ये तो टेंशन है। तो इसका मतलब मैंने क्या डिड्यूस किया कि यहाँ पे टेंशन प्रोवाइड कर रही है मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंशन प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बात समझ आ रही है? हम्म। देखो,
सेंट्रीपिटल फोर्स इटसेल्फ किसी नेचर की नहीं है, उसके बारे में हमें बस ये पता है नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, बट अगर उसकी नेचर आइडेंटिफाई करनी है कि वो है क्या एक्चुअली, तो तुम्हें सिनारियो टू सिनारियो देखना पड़ेगा। इस सिनारियो में बस टेंशन थी जो कि इनवर्ड एक्ट कर रही थी एज अ फोर्स, तो इसका मतलब मेरे पास क्या हुई, वही मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स हुई, वही ओरिजिन है मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का। ये बात समझ आ रही है? हम्म। एग्जामिनर तुमसे पूछ सकता है कि भाई व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर वो ये मार्क करके दे दे या बना के दे दे, और तुम्हें अगर स्ट्रिंग हुई तो तुम बोलोगे टेंशन इज द ओरिजिन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, और फिर तुम उसको डिफाइन करोगे इस तरह से। बात समझ आ रही है? सही। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं रेज कर देता हूँ। कार गोइंग अराउंड इन सर्कल्स। ड्रिफ्ट का तो आइडिया होगा, लड़के हो, ऐसा ही है? हम्म। तो अगर ड्रिफ्ट होती है तो उसमें क्या होता है कि लेट से मेरे पास एक ये कार है, ये कार यहाँ से ड्रिफ्ट करेगी तो ये अपनी ही पोजीशन के ऊपर मूव करना स्टार्ट हो जाएगी, हिलेगी नहीं यहाँ से, सिर्फ इसकी क्या होगी, पोजीशन चेंज होती रहेगी लेकिन सेंटर सेम रहेगा। यहीं पे खड़े खड़े इसी सेंटर के ऊपर क्या होगा, ये रोटेट कर रही होगी, ऐसा ही है? यहाँ पे आ गई। सही। यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है, क्या चीज है जो कि मेरे पास इनवर्ड एक्ट कर रही है, और मतलब क्या है जो इसको सर्कुलर मोशन में लेके आ रही है इस कार को? ये ड्रिफ्ट क्यों सर्कुलर मोशन में हो रहा है? ये ड्रिफ्ट नॉर्मली इस तरह क्यों नहीं हो रहा कि ये गाड़ी यहाँ है, यहाँ से ये यहाँ चली जाए, ड्रिफ्ट करके यहाँ से यहाँ चली जाए? ऐसे क्यों नहीं हो रहा? ये सर्कुलर मोशन में क्यों आई है ये कार ड्रिफ्ट होते होते? क्या लगता है तुम्हें? जरूरी नहीं है कि करेक्ट आंसर दो, एक जनरल नॉलेज का सवाल पूछ रहे हो, तुम उस तरह से मुझे आंसर कर सकते हो। तुम्हारे मुताबिक किस वजह से हमारे पास ड्रिफ्ट होती है? फ्रिक्शन की वजह से। गलती से बता ही दिया था मैं। खैर, तो हाँ बिल्कुल फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि सरफेस के साथ फ्रिक्शन होती है तभी तो देखो ये व्हील आगे नहीं जा रहा। फ्रिक्शन हम्म। एग्जिस्ट कर रहा है ना, मतलब जो इनवर्ट फोर्स जो इसको अपनी तरफ पुल करके रख रही है सेंटर की तरफ, वो क्या है? फ्रिक्शन। जमीन के साथ जो टायर हम्म। की फ्रिक्शन है वो इसको इनवर्ट पुल करके रख रही है। इसका मतलब मेरे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो क्या होगी, मेरे पास फ्रिक्शन होगी। अब जो सॉरी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी मेरे पास क्या होगी, फ्रिक्शन होगी, जिसकी वजह से जो हम्म। मेरे पास इन्वर्ट एक्ट कर रही है। तो इधर हम बोलेंगे कि फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बात समझ आ रही है? हम्म। आइडेंटिफाई करना होगा हर दफा क्वेश्चन के अंदर कि क्या चीज है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। स्ट्रिंग्स में पहचानना बहुत आसान है, स्ट्रिंग हो रोप हो इसका मतलब डेफिनेटली टेंशन है। कार की बात की मैंने, यहाँ फ्रिक्शन थी ऑफ कोर्स क्योंकि जमीन से आपका इंटरेक्शन हो रहा है। हम्म। एक और चीज है, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जो मैं अब लिखने वाला हूँ, लेकिन जाहिर है थोड़ा बहुत तो तुम्हें आइडिया होगा। प्लैनेट गोइंग अराउंड अराउंड द सन। एक प्लैनेट है जो कि सन के अक्रॉस रिवॉल्व कर रहा है, ये सन है मेरा, ठीक है, और ये प्लैनेट इसके अक्रॉस रिवॉल्व कर रहा है। ये कहीं और क्यों नहीं जा रहा, ये प्लैनेट यहाँ से निकल के इधर क्यों नहीं जा रहा, ये इधर क्यों नहीं जा रहा, ये सर्कल क्यों घूमे जा रहा है? क्या लगता है तुम्हें, कौन सी फोर्स है जो इसको इनवर्ट खींच के रख रही है? ग्रेविटी। ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है मेरे पास, ऐसा ही है? तो यहाँ पे हम्म। मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्स माई सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स एज माई सेंट्रीपिटल फोर्स या एज दी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो तुम ये बात देख रहे हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फिक्स्ड फोर्स नहीं है, वो कौन सी हम्म। फोर्स है हमें नहीं पता, हर सिनारियो टू सिनारियो वो डिफर कर रही है, तो उसकी नेचर हम नहीं बता सकते अंटिल लेने से हमें सिनारियो पता। ये बात क्लियर हुई? आईजीसीएसई तक बच्चे या एएस लेवल तक बच्चे इस बारे में नहीं सोचते थे, वो बोलते थे बस नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। सबसे अच्छी एग्जांपल उनके पास क्या होती थी, ये कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स ही होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि उन्होंने देखा ही ये था आज तक। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मल्टीपल सिनारियोज हो सकते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें अभी रोप वाली बात बताई कि ये हम्म। सर्कुलर मोशन में घूम रही है, यहाँ पे ये प्लैनेट है। चलो ये डायग्राम्स बने रहने देता हूँ, और ये मैं ये भी बना ही देता हूँ यहाँ पे, ये रोप वाली बनाई थी मैंने, सही है? ये बात समझ आ रही है, इसमें कोई इशू है? हम्म। नहीं। एक और चीज़ है जो कि आगे जाके देखोगे मेरे साथ, प्रॉब्ली हो सकता है इसका आंसर ना पता हो। भाई इलेक्ट ये इधर से ही हमने शुरू किया था ना आज, उसके पीछे तो कुछ नहीं लिखा ना। नहीं नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स से स्टार्ट किया।
मैंने कहा बस यही, मैंने यही से कॉपी करना शुरू किया है। इलेक्ट्रॉन गोइंग अराउंड द न्यूक्लियस। याद होगा केमिस्ट्री के अंदर हमने देखा है कि हमारे पास मिडिल में न्यूक्लियस होता है और ऑर्बिट होता है बाहर इलेक्ट्रॉन्स का, ऐसा ही है। हम्म। तो इलेक्ट्रॉन्स भी ये बाहर क्यों नहीं निकलते? यहाँ क्यों रहता है ये इलेक्ट्रॉन? अगर लेट्स से चलो इलेक्ट्रॉन की शेप बना दो, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर क्यों रहते हैं? ये बाहर क्यों नहीं भागते? ये इधर क्यों नहीं चला जाता? ये इधर क्यों नहीं चला जाता? प्रॉब्ली नहीं आंसर तो इसका पता होगा, बट तो कम मार हम्म, सकते। कोई इसमें भी न्यूक्लियस के अंदर कोई फोर्स होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, बिल्कुल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जो इसको अपनी तरफ खींच के रखती है, इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है। सही। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। इन सारी एग्जांपल्स में कोई इशू है तुम्हें? नहीं। ये बात समझ आ गई ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है और किस नेचर की होती है? मतलब आप आइडेंटिफाई किस बिल्कुल। तरह कर लोगे, सिनेरियो टू सिनेरियो। और ज़ाहिर पास्ट पेपर्स करोगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट जब तुम डिफरेंट क्वेश्चंस इसके सॉल्व करोगे, स्पेशली ओरिजिन वाले। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। हमने आज से पहले कभी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला नहीं देखा था, ना आईजीसीएस ओ लेवल्स में देखा, ना हमने एएस में देखा, लेकिन अब हम देखेंगे ए टू के अंदर। ए टू के अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, देखो तीन फॉर्मूलाज हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत आसान करने वाला हूँ अभी। जनरली टीचर्स यही कहते हैं तीनों फार्मूलाज याद करो, बट मैं बोलूंगा एक फार्मूला याद करो, बाकी किसी और फार्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है। इवन तो ये फार्मूला याद ना करो, मैं इजी करता हूँ किस तरह से। F = ma, ये फार्मूला याद है? हम्म। इसी फार्मूले की तरह हम कुछ फार्मूलाज और लिखने वाले हैं। एक ही याद करोगे, जाहिर सी बात है। तो मतलब अच्छा, मैं वापस से पूछ लेता हूँ। F = ma लिखा था मैंने, तो एक क्वांटिटी मास होती है मेरे पास, दूसरी क्वांटिटी एक्सेलरेशन, ऐसा ही है। बिल्कुल। हम देखते हैं इसको जरा किस तरह से हम लिख सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फार्मूला मेरे पास होता है mv² / ठीक है, mv² / तो अगर ये तुम्हारे पास मास है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? फोर मा एक्सलेशन। एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही है। देखो एक फार्मूला ये होता है। दूसरा फार्मूला तुम्हारे पास क्या होता है? एफ सी का एम। अच्छा चलो, मैं इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि मैं मल्टीपल फार्मूलाज याद नहीं कराता हूँ, लेकिन देखो कोई भी एक फार्मूला याद करोगे, मैं तुम्हें डेरिवेशन बता देता हूँ। तुमने मेरे साथ अभी पिछली क्लास के अंदर एक फार्मूला पढ़ा था, V = R⍵, ये याद है? टेंजेंशियल हम्म। वेलोसिटी। तुम अगर V, तुम लेट से R की जगह तुम इनपुट कर दो, अगर मैं इसको सब्जेक्ट बनाऊं R को, तो ये हो जाएगा V/ω, ऐसा ही है। बिल्कुल। तो मैं चाहूं तो मैं R की जगह V/ω इनपुट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। हम्म। तो मेरे पास एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जाहिर है बस मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। तो मेरे पास एफ सी हम्म। का नया फॉर्मूला जो बन जाएगा, हो जाएगा mv⍵, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसकी जगह mv²/r की जगह मैं ये पुट कर रहा हूँ V/ω, तो ये ओमेगा ऊपर आ जाएगा, v से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mv⍵। ये बात समझ आ रही है? हम्म। याद करने की जरूरत नहीं है, अगेन एक फॉर्मूला याद करो, बाकी डेरिवेशन तो ये रही तुम्हारे पास, इसी के थ्रू इसको यूज करते जाओ, सब्स्टिट्यूट करते जाओ, दैट्स इट। सिमिलरली अगर मैं आर को नहीं ओमेगा को सब्स्टिट्यूट करना चाहता, फिर क्या करता मैं? या अगर चलो हाँ, ओमेगा मेरे पास यहाँ पे नहीं है ना, मैं लेट से इसके अंदर वी हटाना चाहता हूँ, मुझे वी नहीं चाहिए, तो वी की जगह मैं आर ओमेगा डाल सकता था। सही है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता? एफ सी मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा? mv² की जगह मैं क्या लिखूंगा? R²⍵² डिवाइडेड बाय आर। तो आर से आर हम्म। कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया? mr⍵²। ये तीन फॉर्मूलाज हैं, तीनों में से कोई एक याद करो। आई रिपीट, तीनों में से क्या याद करो? सिर्फ कोई एक याद करो। मेरी रिकमेंडेशन जो सबसे आसान हो लगे तुम वो याद कर लो। मुझे mr⍵² याद है, मुझे ये वाला इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि नॉर्मली इसी तरह की वैल्यूज गिवन होती हैं, तो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन फिर भी अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें इस फार्मूला की जगह ये फार्मूला यूज़ करना है, तो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। तुम क्या यूज़ करो डायरेक्टली? तुम यूज़ करो V = R⍵। सारी सब्सटीट्यूशन इसमें चल रही है, कोई इशू है इसमें? नहीं। मैं फिर से तुम्हें एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। लेट से तुमने ये फार्मूला याद किया हुआ है, सही है? एफ सी इज हम्म। इक्वल टू एम वी ओमेगा, और तुम पेपर में देखते हो कि वी तो तुम्हें गिवन ही नहीं है और आर गिवन है।
अब तुम कंफ्यूज हो रहे हो, सर मैं क्या करूं, मुझे तो एक ही फॉर्मूला पेपर में याद करके है, तो कोई बात नहीं, तुम्हें ये तो याद करना ही करना है ना, ये वाला जो फॉर्मूला है, हम्म। ये फॉर्मूला। तो तुम वी की जगह तुम क्या डाल दो, आर ओमेगा डाल दो। एफ सी एम, वी की जगह तुमने क्या डाल दिया, मल्टीप्लाइड और मैं बाय आर ओमेगा और मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, तो ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, तुम्हारे पास ये बन गया, क्योंकि एफ सी इज इक्वल्स टू एम आर, और दो ओमेगा से तो ओमेगा। मैंने स्क्वायर। कोई इशू इस चीज़ में, थोड़ा सा? नहीं। पक्की बात है, क्लियर है? ये बात है। चलो गुड इनफ। मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। मैंने तुम्हें बता दिया कि मुझे कौन सा याद है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो मैं तो वही यूज़ करता हूँ। तुम्हारी मर्जी है, तुम सबसे इजी वाला अगर तुम्हें ये लग रहा है तुम ये याद रख सकते हो। नॉर्मली बच्चे इसमें कंफ्यूज होते तो तुम इसको अवॉइड कर सकते हो, बट अगेन ड्राइव करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, एक मैं अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में तुमसे फर्स्ट क्लास में भी मैं जिक्र कर चुका था, लेकिन मैं दोबारा कर लेता हूँ कि अगर मेरे पास लेट्स से एक सर्कुलर मोशन है किसी चीज़ का, लेट्स कंसिडर कि ये मेरे पास सेंटर है, और यहाँ पे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट की सर्कुलर मोशन में है, तो मुझे ये बात पता है कि यहाँ और यहाँ वेलोसिटीज डिफरेंट है, वैल्यू हम्म। है वेलोसिटी की। तुम यहाँ पे अगेन ये बात कह सकते हो कि स्पीड सेम है, क्यों, क्योंकि दोनों लेट से 8 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट है। वेलोसिटी क्यों डिफरेंट है? हाँ भाई, वेलोसिटी क्यों डिफरेंट है? डायरेक्शन चेंज है। क्योंकि डायरेक्शन चेंज है, चेंज ऑफ डायरेक्शन। इस वजह से मेरे पास क्या है, क्योंकि वेलोसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, एक तो मैग्नीट्यूड पे, दूसरी डायरेक्शन पे। मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल। सेम है, कोई फर्क नहीं है, दोनों ये भी 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये भी 8 मीटर पर सेकंड से, मसला है डायरेक्शन का। इसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल इस साइड पे, इसकी डायरेक्शन क्या है, इस साइड पे, ये एक इशू होता है हमारे पास। अच्छा, अब बात करते हैं जरा सेंट्रीपिटल फोर्स की, जो हमने पहले भी की थी, लेकिन दोबारा देख लेते हैं। ये सेंट्री में इस तरह से एक्ट करती है, एफ सी, यहाँ पे होगी तो इस तरह से एफ सी। सही है, तो बेसिकली यहाँ पे ये एक 90 डिग्री एंगल बना रहे होते हैं आपस में, क्लियर है? हम्म। इस तरह से होता है। एग्जामिनर तुमसे बहुत दफ़ा ये चीज़ें पूछता है क्वेश्चन के अंदर कि भाई इनकी वेलोसिटी सेम है या नहीं है, एंड कमेंट ऑन इट। तो तुम बोलोगे स्पीड सेम है, वेलोसिटी डिफरेंट है, बिकॉज चेंज इन डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड बेशक सेम है, लेकिन हमारे पास क्या है कि डायरेक्शन चेंज हो रही है। हमने सेंट्रीपिटल फोर्स देख ली, ज़रा अब हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। अच्छा, वापस चलता हूँ। मैंने तुमसे क्या बोला था, एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है, ऐसा ही बोला था मैंने, कि मैथ्स के साथ क्या होता है, मेरे पास एक्सेलरेशन होती है। तो अगर तुम यहाँ नोटिस करो, या मैथ्स के साथ एक वैल्यू ये गिवन है, मैथ्स के साथ एक वैल्यू ये गिवन है, मैथ्स के साथ एक वैल्यू ये गिवन है, ऐसा ही है या नहीं है? हाँ या ना? सही है। तो ये सारी मेरे पास क्या हो गई, ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी हम्म। एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है, खत्म हो गई बात। बच्चे इसको इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि उनको ये बात समझ नहीं आती कि तीन फार्मूलाज मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स के याद करना है, तीन फार्मूलाज मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के करना है, कोई फार्मूला याद नहीं करना है। तुम्हारे सामने है, मैंने तुम्हें बोला एफ इजिकल्स टू एम ए होता है, ये बात तुम्हें बचपन से पता है। तो एम के साथ बिल्कुल। जो भी वैल्यू है तुम्हें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सेलरेशन। एक्सेलेरेशन। बस एज सिंपल एज दैट। तो मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नीचे ये लिख के दे देता हूँ कि भाई ये वाली जितनी एम के साथ वैल्यूज है सारी एक्सेलरेशन है, तो मैं इसको अलग से तुम्हें बना के दे देता हूँ, एक फॉर्म में लिख देता हूँ। हम बात कर रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, अगेन एक्सेलरेशन है तो मेरे पास क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या होता है मेरे पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ अलग चीज़ नहीं है, सिर्फ सेंट्रीपिटल आ गया। सेंट्रीपिटल सिर्फ मुझे डायरेक्शन बता रहा है इस एक्सेलरेशन की। अच्छा, मेरा तुमसे सवाल, क्या एक्सेलरेशन जीरो है मेरे पास, क्योंकि स्पीड तो सेम है? हाँ। क्या तुम ये बात कह सकते हो कि एक्सेलरेशन जीरो है? बिल्कुल। नहीं कह सकते। तुम्हारे पास चेंज इन वेलोसिटी है, है। तो बस एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी में। चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम पे। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है तुम्हारे पास ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी तुम्हारे पास, बिल्कुल मौजूद होगी। ये बात समझ आ रही है? लेकिन सिर्फ ड्यू टू द डायरेक्शन है ना, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना।
मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन यहाँ पे हम एक्सेलरेशन का इसलिए फॉर्मूला यूज नहीं करते, ये लीनियर मोशन के लिए होता है। सही है। हम यहाँ पे डिफरेंट फार्मूला एक्सेलरेशन के देख रहे हैं, हम वही अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तुमने देखा ना एक्सेलरेशन के फार्मूलाज क्या क्या है मेरे पास हम्म। यहाँ। ये फार्मूलाज बेसिकली ओमेगा है। वेलोसिटी वी आर हाँ। वी स्क्वायर अपॉन है आर। और हाँ, तो ये हमारे पास नए फार्मूलाज हैं एक्सेलरेशन की, हम सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं, ये लीनियर मोशन में होता है। लेकिन कॉन्सेप्ट सेम अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। सिंस लीनियर मोशन था तो इस वजह से अगर दोनों का मैग्नीट्यूड 8 और 8 था तो वो जीरो हो जाता था, तो हम बोलते थे भाई चेंज इन वेलोसिटी जीरो है। बट यहाँ सर्कुलर मोशन के अंदर तुम सिर्फ कॉन्सेप्ट उस तरह सोचो कि चेंज इन वेलोसिटी है। हाँ है। अगर चेंज इन वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी मौजूद है। ये बात समझ आ रही है। हम्म। और इनका फॉर्मूला क्या है वो मैं तुम्हें अभी लिख के दे रहा हूँ। अभी इसको पहले मैं, चलो इरेज कर दूँ यहाँ से। मेरे पास जो फार्मूला है एक्सेलरेशन का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक उसमें से फार्मूला मेरे पास है v² / r। ठीक है। अगेन तुम वही चीज़ अप्लाई कर सकते हो, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अगर तुम्हें नहीं याद आ रहा हो कोई एक याद कर लो, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा यूज़ करो और सब्सटीट्यूट करते रहो, कोई मसले की हम्म। बात नहीं है। ए सी इज इक्वल्स टू v²/r। फिर ए सी का एक और फार्मूला मेरे पास एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, v ओमेगा। और एक और फार्मूला जो हमने ऊपर से देखा वो हमारे पास हो जाएगा r ओमेगा²। और ओमेगा स्क्वायर। कोई नई चीज़ नहीं करी मैंने, कहाँ से देखा है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि तुम भूल ना जाओ। ये ये क्यों, एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है, तो मास के साथ जो वैल्यू है वो क्या है, एक्सेलरेशन। वही मैंने नीचे उठा के ये तीनों वैल्यूज लिखी हैं कि ये मेरे पास क्या है, ओमेगा स्क्वायर। सही है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये तीन फार्मूलाज आ गए मेरे पास। 1 मिनट दो, मैं तुम्हें कॉपी करने का भी टाइम दे रहा हूँ। या भाई आपको कोई स्टूडेंट वगैरह मिला? फिलहाल तो नहीं उसके लिए। इट इज द एक्सेलरेशन perpendicular perpendicular to velocity। फिलहाल सारे 1 on 1 ही हैं मेरे पास, जितने भी इस पॉइंट पे हैं। अब हम देखेंगे कुछ केसेस जो हमारी इस चीज़ों को लिंक कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक आइडियल केस देखेंगे। हम्म। अब आइडियल केस के अंदर क्या होगा कि हमारे पास एक, ज्यूम करो एक रोलर कोस्टर है, लेट्स से। सही है। रोलर कोस्टर ना कुछ इस तरह है। ठीक है। तो अब इनिशियली क्या होगा, मेरे पास जो मेरे रोलर कोस्टर की जो रेल होगी या जो भी कहो उसको, कार्ट होगी, वो यहाँ पे होगी। फिर क्या होगा, वो थोड़ी देर बाद यहाँ पे जाएगी। सही है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो यहाँ पे आएगी। और फिर घूम फिर के, मतलब इसका मोशन कुछ इस तरह से है। ठीक है। सही है। तो मैं इसके कुछ पॉइंट्स को लेबल कर देता हूँ। मैं कह देता हूँ ये वाला पॉइंट मेरे पास ए है, ये पॉइंट जब यहाँ पे आएगी वो बी है, और ये पॉइंट मेरे पास सी है। कोई इशू इन पॉइंट्स में ए बी सी में, के पहले ए के बाद वो बी पे जाएगी, बी के बाद वो सी पे आएगी। ठीक है। इसमें तो कोई मसला नहीं है। नहीं। चलो, तुम मैकेनिक्स के स्टूडेंट हो, तुम्हारे लिए हो सकता है कॉन्सेप्ट कंपैरेटिवली आसान भी हो। अगर मैं ए के ऊपर बात करूं, अच्छा मैं आइडियल केस, सॉरी आइडियल केस कह रहा हूं, तो आइडियल केस का मतलब इसके अंदर, इस कार्ड के अंदर कोई मोटर नहीं है, मतलब कोई फॉरवर्ड फोर्स नहीं है, खुद से जा रही है बस। ये कंसिडरिंग कि कोई हमारे पास मोटर नहीं है, हालांकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता, तभी हम इसको आइडियल केस कह रहे हैं। कोई मोटर नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है कार हमारे पास इसकी रेल के अंदर, जो हमारे पास यहाँ पूरा इसका ट्रैक बना हुआ है, इसके ऊपर कोई भी हमारे पास फ्रिक्शन नहीं है। और एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है। नो मोटर, फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस, और एयर रेजिस्टेंस, ये तीनों चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही। नो मोटर, नो फ्रिक्शन और नो एयर रेजिस्टेंस। ठीक है। अगर मैं तुमसे पॉइंट ए की बात करूं, एट ए, क्या तुम मुझे बता सकते हो कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं ए के ऊपर। फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो हर जगह ही एक्ट करेगी, एक के ऊपर तो वो भी करी होगी।
या चलो मैं तुमसे ज़्यादा आसान तरीके से बता देता हूँ। तुम मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स बता दो, यहाँ पे किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। हमने एक बात पढ़ी ना कि यहाँ पे हर जगह सेंट्रीपिटल फोर्स किसी ना किसी फोर्स से इन्फ्लुएंस हो रही है। हमने देखा कि टेंशन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स इन्फ्लुएंस हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इन्फ्लुएंस हो रही है। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक रिजल्टेंट फोर्स होती है जो एक्ट कर रही है। हम्म। तो मुझे बताओ किस। यहाँ पे एक्सीलरेशन की वजह से हो रही होगी। नहीं, तुम बात नहीं समझे मेरी। फोर्सेस मुझे, चलो मुझे पहले बताओ ना कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स तो देखो रिजल्टेंट आएगी ना, जैसे टेंशन अगर मैं तुम्हें बोल रहा तो हम्म। टेंशन नहीं मेरे यहाँ पास। पे फ्रिक्शन भी आएगी ना। फ्रिक्शन नहीं है मैंने तुम्हें बोला। नो मोटर फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस, अच्छा फ्रिक्शन भी नहीं है, नो फ्रिक्शन। पर और क्या आ सकती है यहाँ पे? ग्रेविटेशन आती है, ग्रेविटी। ग्रेविटी आती है, इसका मतलब वेट एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड, सही है, बिल्कुल। फोर्स फॉर्म में तो वेट है। वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। एक टेबल अगर बुक पे सॉरी, एक बुक अगर एक टेबल पे रखी हुई है तो उसके ऊपर हम्म। एक एक्ट कर रही होती है चीज, जो होती है जो होता है इसका वेट। दूसरी फोर्स कौन सी एक्ट करती है? जो टेबल फोर्स लगाती है बुक पे। हम इसको कहते हैं नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। सही है। सही है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अप्लाई कर रही होती है ये टेबल ऊपर, इसके बुक के ऊपर। तो हम इसको बोलते हैं बेसिकली सरफेस के इंटरेक्शन की वजह से होती है। अगर मेरी सरफेस वॉल है इस तरह, और अगर कोई चीज इसके ऊपर अटैच हुई हुई है, लेट्स से बॉल अटैच हुई हुई है, तो इसके ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स किस तरह होगी? इस तरह परपेंडिकुलर होती है बस। ये बात याद रखो। तो यहाँ पे भी क्या है ये, हमारे पास इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर फोर्स बन रही होती है। देख रहे हैं ना, टेबल के ऊपर परपेंडिकुलर है, 90 हम्म। डिग्री का एंगल बना रही है। ये वॉल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये परपेंडिकुलर हमारे पास एक सरफेस से कांटेक्ट की वजह से फोर्स एक्ट करती है। अच्छा, तो यहाँ पे भी यही हो रहा होगा ना, जब हम यहाँ नीचे हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्ट कर रही है, हम नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स को आर बोला करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्ट कर रही है, तो हम इसको यहाँ इस तरह लेबल कर देते हैं, आर एट ए। कह सकता हूँ या नहीं कह सकता? हम्म। सही है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एट ए, और एट ए। सही है, मैं यहाँ पे वापस ये बात लिख देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। आर मेरे पास क्या है? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। ये सरफेस से इंटरेक्शन की वजह से, सरफेस से चीज लगने की वजह से परपेंडिकुलर एक्ट करती है सरफेस के साथ। सही है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आईजीसीएसई में भी पढ़ते हैं हम इसके बारे में। एट ए मेरे पास एक अपवर्ड फोर्स है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, बिल्कुल सही। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी फिर मेरे पास इस सीन में? इस ए पार्ट पे सेंट्रीपिटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स है, इसकी रिजल्टेंट क्या होगी मेरे पास? ए होगी। ए तो पॉइंट है, सही है। दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इसकी रिजल्टेंट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक फोर्स 5 लग रहा है इधर, एक फोर्स 2 लग रही है इधर, तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा? थ्री। 3 टूवर्ड्स द राइट साइड, ऐसा ही है। बिल्कुल। मुझे पता है सेंट्रीपिटल फोर्स तो इनवर्ड है, हमेशा इनवर्ड ही रहेगी, बिल्कुल। चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास ये आर ए मेरे पास एक बड़ी फोर्स है। बिल्कुल। तभी मेरे पास ये होगा कि आर ए में से जब मैंने वेट माइनस किया होगा तो मेरे पास वो रिजल्टेंट इनवर्ट फोर्स आई होगी। सही बात। कोई इशू तो नहीं है इस बात में, समझ आ रहा नहीं। है? मैं तुम्हें बोलूँ मेरी रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में, और मैं तुम्हें बोलूँ यहाँ पे ए लग रहा है यहाँ पे बी, तो तुम क्या बोलोगे कि भाई ए फोर्स बड़ी होगी बी से, तभी तो ए माइनस बी करके मेरे पास ये रिजल्टेंट फोर्स आई होगी इस डायरेक्शन में। हम्म। बी माइनस ए करते तो इसका मतलब ये फोर्स बड़ी है। ऐसा ही है। हम्म। चलो, ऐसे ही। तो तुमने ए पार्ट के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स की इक्वेशन बना लिया, आज हम इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स की। एट बी, बी पे तुम बना के बताओ मुझे कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं बी के ऊपर? ग्रेविटी, वो वेट डाउनवर्ड्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स 90 डिग्री राइटवर्ड, राइट पे बनेगी। लेफ्ट पे, लेफ्ट पे, सॉरी। क्योंकि ये हमारे पास ट्रैक पे अंदर इस तरह मूव कर रही है ना कार्ट, हम्म। तो ये लेफ्ट पे इस तरह आएगी। इसको मैं कह देता हूँ और, यहाँ लिख देता हूँ और बी। वेट क्या यूं बनाऊंगा वेट? नीचे नीचे। नीचे बनाऊंगा वेट, बिल्कुल, क्योंकि वेट तो हमेशा सरफेस की तरफ एक्ट करता है, डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स हमेशा। सही है। एक और मिसकॉन्सेप्शन होता है बच्चों का, मैकेनिक्स में तुम्हारा ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा जब तुम मैकेनिक्स M1 देखोगे। बच्चे नॉर्मली वेट को इस तरह बना लेते हैं, क्योंकि वो अज्यूम करते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि अगर इस मोशन में इस तरह जा रहा है तो वेट तो डाउनवर्ड होता है, तो मतलब इस कार्ट का डाउनवर्ड तो ये है, लेकिन ऐसा मत करना। वेट हम्म। सरफेस की तरफ डाउनवर्ड्स होता है हमेशा। सही है, और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऑफ कोर्स कांटेक्ट से परपेंडिकुलर लग रही होगी।
तो ये इस तरह से मेरे पास बन रही है स्कार्ट के लिए। ठीक है, तो मुझे हम्म। बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन क्या होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स इस सिनारियो में किन फोर्सेस से इन्फ्लुएंस हो रही है। RB प्लस W। डब्ल्यू क्यों, डब्ल्यू से तो नहीं हो रही। सेंट्रीपिटल फोर्स RB से हो रही है खाली। सिर्फ आरबी से हो रही है। हम्म। इसकी वजह मैं फिर बता देता हूँ। वेट मेरे पास डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, हम्म। सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में होनी चाहिए और आरबी भी हम्म। इसी डायरेक्शन में। वेट से तो मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं हुआ फिर एफसी का, सेंट्रीपिटल, बिल्कुल। क्योंकि वो तो इसकी डायरेक्शन ही डिफरेंट है। हाँ, तब मसला होता अगर हमने जैसे एएस में देखा है कि ये रिजॉल्व हो सकती होती। हम्म। ठीक है, अगर इसका यहाँ स्पेसिफिक एक एंगल होता तो ये रिजॉल्व हो सकती होती। फिर क्या होता, वेट अगर इस डायरेक्शन में होता है, वो अव्वल तो वेट ऐसे नहीं होता भाई, मैं एक बात अज्यूम कर रहा हूँ। अगर वेट इस डायरेक्शन में होता फिर हम वेट को क्या करते, रिजॉल्व करते हैं कि वेट का हमारे पास कॉस कंपोनेंट होता, ये वेट और का साइन साइन कंपोनेंट। कंपोनेंट होता। तो एफ सी मेरे पास किसके बराबर आती, आर बी माइनस डब्ल्यू साइन थीटा। ये बात समझ आ रही है। हम्म। इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें बस देखना है कि नहीं। इसी की लाइन में कितनी फोर्सेस आ रही हैं, उनको कंसिडर करना है। फिलहाल हमारे पास, हम इजी एग्जांपल से स्टार्ट किया तो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते। आगे जाके हम ये वाले सिनेरियो भी देखेंगे, अगर नहीं समझ आया अभी तो कोई मसले की बात नहीं है, आ गया तो वेल एंड गुड है। अभी हमारे पास बस ये है, तो वेट इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्सेस, हमें इस लाइन में देखना है कि इस लाइन में कितनी फोर्सेस हैं। इस लाइन में कोई फोर्स नहीं है सिवाय आरबी के, तो आरबी मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये बात समझ आती है। हम्म। अब ये कार्ड चली गई ऊपर और ये कार्ड हो गई कुछ इस तरह से, उल्टी हो गई, सही है। अब मुझे बताओ इसके ऊपर कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। RB, वो मतलब कि RC ले लो और प्लस प्लस W ले ले। हाँ, क्योंकि आरसी मेरे पास किस डायरेक्शन में है, आरसी क्या, मेरे पास डाउनवर्ड्स। सी के ऊपर मेरी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट फोर्स डाउनवर्ड्स, हम्म। क्योंकि वो सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है, तो वो मेरे पास डाउनवर्ड होगा। और वेट भी हम्म। डाउनवर्ड ही है। अब ये अगेन वही बात नहीं करना, वेट अपवर्ड नहीं हो जाएगा इसका, कि कार्ट अगर इसकी इस हम्म। डायरेक्शन में बनी हुई है तो वेट इसका ऊपर नहीं होगा। वेट तो सरफेस की तरफ हमेशा हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करता है। तो वेट भी इसका क्या है, सी के ऊपर डाउनवर्ड। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एट सी मेरे पास एफ सी किसके बराबर आ जाएगा, आर सी प्लस डब्ल्यू के। कोई इशू इस चीज में, नहीं। पक्की बात है। पक्की बात है। अब पता है पेपर में क्वेश्चन किस तरह देता है, वो क्वेश्चन को जिस तरह देता है, वो कहता है कि मुझे ये बताओ मिनिमम स्पीड नीडेड एट सी टू कंप्लीट द लूप, टू कंप्लीट द लूप। अगर तुम एक बात इमेजिन करो, क्या होगा अगर एक रोलर कोस्टर पे बेसिकली ये कार्ट मूव कर रही है, करते करते यहाँ टॉप पे आए। अब होता क्या है, नॉर्मली मोमेंटम इसको कैरी करता है ना आगे की तरफ, हम्म। कुछ ना कुछ स्पीड होती है, इस वजह से वो आगे चली जाती है। अगर स्पीड ही ना हो, स्पीड ही जीरो हो जाए, तो नीचे गिर जाएगी। नीचे गिर जाएगी, एग्जैक्टली exactly। वो कह रहे कितनी कम से कम स्पीड चाहिए, हो सकता है 3 मीटर किस पर, लिए? कि ये आगे मूव कर जाए, मतलब अपना पूरा मोशन कंप्लीट कर दे। सही। क्योंकि अगर उस स्पीड से कम हुई तो क्या होगा, ये क्या कर जाएगी, नीचे गिर जाएगी। बिल्कुल। सही है, तो उसको कह रहे कितना उसको स्पीड चाहिए कि ये यहाँ आके रुके नहीं और गिरे नहीं नीचे। ये क्या हो, इसी स्पीड की वजह से ये थोड़ा आगे मूव करके पूरा अपना मोशन, क्योंकि अगर देखो थोड़ा सा भी आगे अगर मूव करती है फिर तो यूं करके नीचे नहीं गिर सकती ना, या यूं करके नीचे नहीं गिर सकती। हम्म। फिर तो ये कार्ट अपने उस रेल को पूरा, ये ट्रैक को पूरा कवर करके स्विंग करके नीचे चली जाएगी। हम्म। ये टॉप उसकी सबसे खतरनाक पोजीशन है जहां वो गिर सकती है। तो वो कह रहा है कि मुझे बताओ कितनी मिनिमम स्पीड चाहिए। तो तुम मुझे बताओ किस तरह से मुझे करना चाहिए कि मगर मुझे ये स्पीड निकालनी। क्या लगता है तुम्हें। वही सोच रहा हूँ मैं। कुछ कॉमन सेंस का सोच लो, कि मतलब ऐसा क्या होना चाहिए कि ये अपनी इसके जो व्हील्स हैं वो इसके ट्रैक के ऊपर लगे रहें। क्योंकि अगर ट्रैक से कुछ अपवर्ड फोर्स होनी चाहिए फिर। अपवर्ड फोर्स होनी चाहिए, नहीं। नहीं। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स किसे कहते हैं, कांटेक्ट की वजह से आती है ना। हम्म। जब भी आपकी एक सरफेस कांटेक्ट करती है एक ऑब्जेक्ट के साथ, अगर ये मेरे पास बॉल है और ये कांटेक्ट कर रही है इसके साथ, तो होता ये है कि मेरे पास
यहाँ पे एक इंटरेक्शन हो रही होती है, सही है। हम्म। इसकी वजह से मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। अगर ये इंटरेक्शन ही ना हो तो ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा। बिल्कुल। मतलब अगर ये ऊपर से आ रहा होता, अगर हम इसको इस तरह एक कार्ड में देखें, अगर ये इंटरेक्शन बीच में हो ही नहीं, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा। बिल्कुल। मतलब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए कि मेरे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी, जो आपके पास जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट फोर्स है, वो जीरो ना हो सी के ऊपर। बिल्कुल। तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, क्यों, अगर वो जीरो हुई, कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, तो ये नीचे गिर जाएगा। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से तो वो इंटरेक्शन हो रहा है पूरा। सही है। तुम्हारे पास नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, मतलब तुम कहना चाह रहे हो वो कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है इसके बीच के अंदर। ये बात समझ हम्म। आ- समझ में आ गई। तो इस चीज को कंसिडर करते हुए हम क्या बोलेंगे, हम ये बात बोलेंगे कि ये जीरो नहीं होनी चाहिए ना, तो इसका मतलब इट हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो। बिल्कुल। अच्छा, ये एक बात हो गई। अगर मैं आरसी पूछूं तुमसे कि आरसी क्या है, तो तुमने यहाँ पे इक्वेशन बनाई हुई है, हम उसको यूज करते हुए ये बात कह सकते हैं कि एफ सी बराबर था आरसी प्लस डब्ल्यू के। तो आरसी के तो आर सी बराबर हो हो गया था जाएगा एफ सी माइनस डब्ल्यू का। एफ सी माइनस डब्ल्यू। इसी इक्वेशन को लेते हुए तो मैं यहाँ पे इस तरह लिख सकता हूँ कि एफ सी माइनस डब्ल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। बिल्कुल। हेंस करके लिख देता, हेंस एफ सी माइनस डब्ल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। और अगर मैं डब्ल्यू को उस साइड ले जाऊं, एफ सी मस्ट बी ग्रेटर देन डब्ल्यू। ये बात समझ आ रही है। हम्म। ये बात मैंने एक बात प्रूव कर दी कि मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होनी चाहिए किससे, मेरे वेट से। मैंने स्टार्ट किससे किया कि भाई पहले तो पहली बात ये होनी चाहिए कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स हो। अगर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ही नहीं हुई, मेरा ऑब्जेक्ट तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि कांटेक्ट ही नहीं हो रहा उसका। व्हील हट जाएंगे अपने उस ट्रैक पे से। तो मुझे वो व्हील्स चाहिए हर हाल पे कि वो ट्रैक पे तो लगे रहें, कम से कम वाली मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि वो ट्रैक पे लगे रहें, वहां से ना हिले। और उसके लिए मेरी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स किसके बराबर थी, एफ सी माइनस डब्ल्यू के। दैट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। और फिर डब्ल्यू के मैं उस साइड पे ले गया, तो ये गया एफ सी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू। अच्छा, एफ सी का फॉर्मूला याद है तुम्हें क्या था, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। एम आर डब्ल्यू का स्क्वायर। एम आर ओमेगा स्क्वायर। हम सिंस वेलोसिटी की फॉर्म में एक चीज ड्राइव करना चाह रहे हैं, तो मैं एक ये फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ इसका, एम वी स्क्वायर ओवर आर। याद है, अभी एम पढ़ा। वी स्क्वायर। सही है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, बस एम जी। ऐसा ही है। हम्म। क्या मैं इनको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, मास और मास को। बिल्कुल। मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर ओवर आर इज ग्रेटर देन जी। ऐसा ही है। बिल्कुल। क्या मैं आर को दूसरी साइड पे लेके जा सकता हूँ। आर को आप दूसरी साइड पे लेके जा सकते हो। तो वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन जी, तो मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास आ गया वी इज ग्रेटर देन अंडर रूट, क्योंकि अगर ज़ाहिर है वी स्क्वायर था यहाँ पे, तो अंडर रूट लगाना पड़ेगा आर जी। ऐसा बन गया, सही है। क्योंकि मैंने अंडर रूट लगाया दोनों साइड पे, तो उसकी वजह से ये मेरा कैंसिल आउट हुआ और यहाँ आर जी पे वो आ गया। तो ये है बेसिकली मेरे पास वो इक्वेशन या वो टर्म, जिससे मैं कह सकता हूँ ये, इससे मुझे वो मिनिमम स्पीड मिल जाएगी। क्वेश्चन क्या था हमारा, मिनिमम स्पीड चाहिए थी ना। इससे हम्म। वो मिनिमम स्पीड मिल जाएगी टू कंप्लीट द लूप। कोई इशू है इस बात, सही। नहीं। पक्की बात है। हम्म। ये फॉर्मूला ड्राइव करना आया। हाँ। अब पेपर में तुम ये फॉर्मूला डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, अगर गिवन क्या है तुम्हारे पास, गिवन ये कि तुम्हारे पास शर्त हो कि एक आइडियल केस हो, हम्म। नो मोटर, नो फ्रिक्शन, नो एयर रेजिस्टेंस। तो तुम ये याद करके गए हुए होगे, तो तुम ये लिख सकते हो। अगर नहीं भी याद करके गए हो, कोई और भी सीन आ गया है, हो सकता है फ्रिक्शन आ जाए, हो सकता है कोई और सिनारियो आ जाए, हम आगे जाके नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल्स के अंदर देखेंगे हम। तो वहां पे तुम बेसिकली क्या बोलोगे, तुम बोलोगे ठीक है, वहां पे तुम ये चीज पूरी ड्राइव करोगे, वो सही है। उसी चीज से कि आर सी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। अगर वो कभी भी तुमसे पूछता है कि मिनिमम वेलोसिटी मुझे बताओ फॉर इट टू कंप्लीट द लूप, तुम स्टार्ट हमेशा इसी से करोगे कि तुम्हारे पास कांटेक्ट होना चाहिए ना। सबसे मेन कंडीशन क्या है तुम्हारी, कांटेक्ट हो, हम्म। क्योंकि अगर कांटेक्ट नहीं होगा तुम्हारा वो लूप ही पूरा नहीं होगा। बात क्लियर है। बिल्कुल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। और फिर तुम्हारे पास ये इक्वेशन ड्राइव हो गई है, फिर तुम इसके अंदर वैल्यू ऑफ आर यूज कर सकते हो, वैल्यू ऑफ जी यूज कर सकते हो, अंडर रूट कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो उस मिनिमम वेलोसिटी का। लेट्स से 13.1 आ रही है, सही है, आर जी की वैल्यू या अंडर रूट आर जी की वैल्यू। तुम बोलोगे 13.1 से ज्यादा होनी चाहिए आपकी वैल्यू, दैट्स इट, आंसर आ गया। अच्छा, सही है। एक
छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, अटेम्प्ट करके आना, बाकी इसको हम क्लास में ही देखेंगे। सही है। एक आइडियल केस एक और दे रहा हूँ मैं तुम्हें। अच्छा, तुमने कॉपी नहीं किया होगा, तुम इसको कॉपी कर लो जब तक मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर लेता हूँ मीनवाइल। कल की क्लास से पहले मैं चेक करूंगा कि तुम क्या करके आए, उसके बाद फिर मैं तुम्हें इसकी वर्किंग भी कराऊंगा। ये हमारा आइडियल केस टू होगा, मतलब सारी आइडियल केस की जो कंडीशंस मैंने ऊपर बताई थी कि नो मोटर है, नो फ्रिक्शन है, नो एयर रेजिस्टेंस है, वही तुम फॉलो करोगे। आइडियल केस टू, ये एक स्पीड ब्रेकर वाला केस है। एक लेट्स से स्पीड ब्रेकर था हमारे पास इस तरह से, ठीक है, कि ये मेरे पास वो कार आ रही है एक, ये फिर एक स्पीड ब्रेकर के टॉप पे यहाँ इस पॉइंट पे आती है और फिर उसके बाद इसको क्रॉस करके जाती है। सही है। तुम्हें इस पॉइंट के लिए, सही है, इस पॉइंट के लिए जब वो स्पीड ब्रेकर पे है, मेरा तुम्हें क्वेश्चन ये होगा, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड फॉर कार टू नॉट lose the contact. So basically, अगर तुम स्पीड ब्रेकर से कार गुजारो तो होगा क्या कि अगर तुम्हारी बहुत स्पीड में कार आ रही होती है तो तुम अगर इस तरह इमेजिन करो, यहाँ तक तो सही है, लेकिन जैसे ही वो इस पॉइंट पे आती है उसके बाद वो उछल जाती है गाड़ी। सही है, हवा में आ हम्म। जाती है। सही है। हम वो अज्यूम कर रहे हैं कि कितनी स्पीड मैक्सिमम पॉसिबल है कि बस ये इसके ऊपर से गुजर जाए, ये उछले नहीं गाड़ी, ये जंप मार के वहां ना जाए, हवा में ना आए गाड़ी। मतलब लेट से मैं 60 मीटर पर सेकंड से चला सकता हूँ, 80 मीटर पर सेकंड से चलाता हूँ कि ये पूरा कांटेक्ट रहे। समझ रहे हो तुम स्पीड ब्रेकर के समझ साथ, गया। कि मेरी गाड़ी ना जमीन पर है। हो सकता है मैं 90 मीटर पर सेकंड पे आऊंगा तो मेरी गाड़ी उड़ जाएगी, मतलब आगे उछल के जाएगी आगे, फिर वहां जाके फिर लैंड करेगी, इस तरह से होगा, क्योंकि वो कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। तो तुम्हारा काम एज एन होमवर्क ये होगा कि ये तुम चीज फिगर करके आओ कि मुझे मैक्सिमम स्पीड कितनी अलाउड है। मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ, तुम स्टार्ट कहाँ से करो। स्टार्ट तुम करोगे, तुम इस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन बनाओगे, कि तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं पता जब तक तो तुम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो तुम्हें एज अ हिंट मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारी हिंट ये है, नहीं फाइंड पढ़ लूंगा। एफ सी फर्स्ट। ठीक है। सही है।